नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं वो शो जिसे देखकर सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैल जाती है, नेताओं की नींद उड़ जाती है और गोदी मीडिया की हंसी अचानक रोने में बदल जाती है। आज का सवाल बड़ा सीधा लेकिन उतना ही खतरनाक है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब वाकई हिल रही है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा दांव खेला है जिससे दिल्ली का पूरा सत्ता संतुलन बदल सकता है? और अगर यह सच है तो अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों, आज की कहानी राजनीति की उस शतरंज की तरह है जिसमें हर मोहरे की चाल आपको चौंका देगी। तो चाय संभाल लीजिए क्योंकि कहानी गर्म है और झटका बड़ा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ये चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों आइए असली खेल शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर नायडू का नाम आते ही दिल्ली की राजनीति क्यों हिल जाती है? वजह साफ है, नायडू कोई साधारण नेता नहीं है। इन्हें लोग आंध्र प्रदेश का चाणक्य कहते हैं। राजनीति की बिसात पर ये हमेशा वही चाल चलते हैं जो सामने वाले को अंदाजा भी न लगे। कभी बीजेपी को ताकत दी, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया और कभी अकेले मैदान में उतर गए। यानी इनकी राजनीति वैसी है जैसे नाविक तूफान देखकर तुरंत नाव की दिशा बदल ले। लेकिन इस बार मामला थोड़ा और बड़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले नायडू जेल भी गए थे और अब एक नया कानून आया है जिसके मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नायडू समझ गए कि यह कानून किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही बना है। अब सवाल उठता है, दिल्ली दरबार ऐसा क्यों कर रहा है? क्या नायडू को डराकर चुप कराना मकसद है या फिर उन्हें राजनीति से बाहर करने की तैयारी हो रही है? इतिहास गवाह है कि बीजेपी के साथ खड़े होकर कोई भी दल आखिर में बचा नहीं। महाराष्ट्र देख लीजिए, बाला साहेब ठाकरे ने बीजेपी को पाला पोसा और बाद में उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली गई। पंजाब में अकाली दल ने सालों तक साथ दिया और आज अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार कभी किंगमेकर कहलाते थे, आज खुद अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। यानी साफ है, बीजेपी के साथ रहकर कोई पार्टी लंबा नहीं टिकती। यही डर नायडू के दिल में घर कर गया है। अब खबरें आ रही हैं कि नायडू पर्दे के पीछे राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। उनकी मुलाकातें तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी हो चुकी हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और सवाल उठ रहा है, क्या कल तक मोदी जी के साथ मंच साझा करने वाले नायडू अब मोदी जी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं? उधर बीजेपी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी से बातचीत शुरू कर दी है। मकसद साफ है, अगर नायडू हाथ छुड़ा लें तो आंध्र प्रदेश में दूसरा सहारा मिल जाए। लेकिन राजनीति कोई साधारण खेल नहीं है, यहां एक गलत चाल पूरी बाजी पलट सकती है। और नायडू अच्छे से समझ चुके हैं कि दिल्ली दरबार उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब दोस्तों सोचिए, अगर नायडू सच में एनडीए से अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? खेल पूरी तरह बदल जाएगा। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन तो पहले से ही बेचैन है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में रहते हैं। लेकिन अगर नायडू सामने आते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने में किसी को ऐतराज नहीं होगा। सोचिए, कल तक जो नायडू मोदी जी के बगल में बैठकर ताली बजा रहे थे, वही अगर कल इंडिया गठबंधन के मंच पर खड़े होकर कहें अब की बार मोदी सरकार आउट, तो क्या नजारा होगा? मीडिया की हेडलाइंस बदल जाएंगी, सत्ता का संतुलन बदल जाएगा और शायद मोदी जी की गद्दी भी हिल जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। दोस्तों, अब मैं आपको एक मजेदार तुलना देता हूं। सोचिए, एक क्रिकेट मैच है, टीम इंडिया 19 ओवर तक मजबूती से खेल रही है, सबको लग रहा है मैच पक्का जीतेंगे। लेकिन आखिरी ओवर में 2 छक्के पड़ जाते हैं और खेल हाथ से निकल जाता है। यही हाल बीजेपी का होता दिख रहा है। इतने सालों की मेहनत, सत्ता और ताकत, लेकिन अगर नायडू जैसे खिलाड़ी आखिरी वक्त पर बाजी पलट दें तो खेल हाथ से निकल सकता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या वाकई मोदी जी की गद्दी अब खतरे में है या फिर यह सिर्फ नायडू का दबाव बनाने का खेल है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र की ताकत है। दोस्तों, राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यह है
कि दुश्मन बाहर से आए तो संभालना आसान होता है, लेकिन अगर घर के अंदर से ही दरवाजा खुल जाए तो सारा किला ढह जाता है। यही हाल आज बीजेपी का है। बाहर से विपक्ष हमले कर रहा है, लेकिन असली दरार पार्टी के भीतर ही गहराती जा रही है। बीजेपी को अब तक मजबूत बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत रही है संघ, यानी आरएसएस। संघ का मंत्र हमेशा रहा, संगठन व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी जी ने इस मंत्र को ही उलट दिया। अब हर जगह बस एक ही नाम गूंजता है, मोदी मोदी मोदी। सरकारी योजनाओं में मोदी, चुनावी पोस्टरों में मोदी, यहां तक कि पार्टी के नारों में भी मोदी। यानी ये वन मैन शो अब संघ और पुराने नेताओं के गले की हड्डी बन चुका है। नितिन गडकरी को याद कीजिए, कभी कहते हैं हम साधारण इंसान हैं, भगवान नहीं, कभी कहते हैं संगठन सबसे ऊपर है। सोचिए ये तीर किसे लग रहे हैं? सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर वार है। और संघ की चुप्पी इस बात का सबूत है कि अंदर ही अंदर सब ठीक नहीं है। अब जरा सोचिए, जब पार्टी के अंदर ही भरोसा टूटने लगे तो बाहर विपक्ष से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? यही वजह है कि बीजेपी अब बेचैनी में अपने सहयोगियों को बचाने की कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह जगनमोहन रेड्डी से मिल रहे हैं, पुराने केस फाइलें खोली जा रही हैं, ईडी और सीबीआई को मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन क्या डर दिखाकर सत्ता बचाई जा सकती है? इतिहास यही कहता है कि डर कभी लंबा नहीं टिकता। जनता पहले सहती है, फिर सवाल पूछती है और आखिर में जवाब मांगती है। और आज यही हो रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड और आंध्र प्रदेश की जनता खुलेआम सवाल पूछ रही है। यही बेचैनी अब नेताओं में भी दिख रही है। इधर विपक्ष भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। इंडिया गठबंधन में नायडू को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर सबको भरोसा हो। ममता बनर्जी भी मानती हैं कि अगर साउथ का कोई नेता पीएम उम्मीदवार बनता है तो पूरे देश में संतुलन बनेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी मान रहे हैं कि नायडू का अनुभव विपक्ष को ताकत देगा। अब दोस्तों, यहां सोचने वाली बात यह है कि कल तक दिल्ली दरबार नायडू को सिर्फ साउथ का सहयोगी कहकर टाल देता था, लेकिन वही नायडू आज प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनते दिख रहे हैं। क्या यह बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम है? आपको याद होगा, महाराष्ट्र में भी अचानक से खेल पलटा था। रातों रात देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली और सरकार बनी, लेकिन 3 दिन में ही सब धड़ाम हो गया। यही डर अब दिल्ली में बीजेपी को सता रहा है। सोचिए, अगर कल अखबार की हेडलाइन आए, मोदी सरकार गई, नायडू बने नए प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर है। अब जनता के सवालों पर ध्यान दीजिए। किसान पूछ रहे हैं हमारा गन्ना क्यों सड़ रहा है? युवा पूछ रहे हैं हमारी नौकरी कहां गई? बिहार और आंध्र प्रदेश वाले पूछ रहे हैं हमारा स्पेशल स्टेटस कहां गया? लेकिन जब भी ये सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री भावनाओं का कार्ड खेल देते हैं। कभी कहते हैं मेरी मां का अपमान हुआ, कभी कहते हैं ईश्वर ने मुझे खास मकसद से भेजा है। लेकिन जनता कह रही है हमें भावनाओं की नहीं, रोटी रोजगार की जरूरत है। अब कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बयान याद कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। क्या यह सिर्फ मजाक है या फिर वह बेचैनी का नतीजा है जो बीजेपी और संघ के भीतर पल रही है? दोस्तों, अब असली मजा तब आएगा जब यह पूरा खेल जनता के गुस्से से जुड़ जाएगा। जब आंध्र प्रदेश की जनता नायडू से पूछेगी हमें स्पेशल स्टेटस कब मिलेगा, जब बिहार और यूपी के लोग पूछेंगे हमारे हिस्से का विकास कहां गया, और जब बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरेंगे, तब यह खेल सिर्फ नेताओं का नहीं रहेगा, यह जनता का खेल बन जाएगा। तो अब सवाल है, क्या नायडू विपक्ष को वो चेहरा देंगे जिसकी तलाश सालों से चल रही है? क्या बीजेपी का वन मैन शो अब खत्म होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब मिलकर मोदी जी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगा? दोस्तों, अभी खेल अधूरा है, असली ट्विस्ट तो आगे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नायडू का नाम विपक्ष की ताकत बढ़ा सकता है, कैसे बीजेपी में ही नए चेहरे आगे आने की तैयारी है, और क्यों यह पूरा माहौल 1977 की याद दिला रहा है, जब इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार अचानक ढह गई थी। दोस्तों, अगर चंद्रबाबू नायडू सच में एनडीए छोड़ देते हैं तो क्या होगा, और उसके असर का असली माप क्या होगा? सोचिए तो सही। एक ऐसी चाल जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी हो, उसके बाद का हर कदम तेजी से गूंजेगा। सबसे पहले संसद में नंबर बदलेंगे, एनडीए का बहुमत लड़खड़ा सकता है।
छोटे सहयोगी आपस में घबराएंगे और अपने अपने हितों को बचाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लगेंगे। वहीं विपक्ष को वह मौका मिल सकता है जिसकी उसे सालों से तलाश थी। नायडू जैसे दक्षिण के नेता के आ जाने से गठबंधन का चेहरा अब सिर्फ उत्तर का नेता नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय संतुलन बन सकता है, जिससे कांग्रेस, ममता और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर मजबूत मंच पर खड़ी दिखेंगी। पर याद रखिए, राजनेताओं की दोस्ती और दुश्मनी रोज बदलती है, इसलिए नायडू का आना ही जीत की गारंटी नहीं बनता। सीटों की गिनती, गठबंधन की खांची, सीट साझा करना और स्थानीय नेताओं की सहमति इस खेल के असली निर्णायक होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी खाली नहीं बैठेगी, वहां नए विकल्पों की चर्चा तेज हो जाएगी। राजनाथ, गडकरी, योगी जैसे नाम उठेंगे। संघ अपने बैकअप प्लान पर काम तेज करेगा और राजनीतिक दमन के साथ साथ ब्रॉड बेस्ड रणनीतियां अपनाई जाएंगी ताकि जो सीटें कमजोर हैं उन्हें बचाया जा सके। और यह भी हो सकता है कि सरकार बचाने के लिए बड़े आईएमओ, इंटरेस्ट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट और घोषणाओं का बम फोड़ा जाए। बड़े वादे, नए पैकेज और लोकल विकास के बड़े ऐलान, ताकि जनता का ध्यान वापस सुचारू विकास की तरफ झुक जाए। पर असली सवाल यही है कि जनता कितने दिनों तक इन भावनात्मक भाषणों और चमकते प्रोजेक्ट से मंत्रमुग्ध रहेगी। नौजवान रोजगार की मांग, किसान अपनी फसल का सही भाव और मध्यम वर्ग महंगाई से राहत चाहता है। अगर विपक्ष इन सच्चे मुद्दों को रोजमर्रा की जुबान में रखकर जोड़ दे तो नायडू का फैसला सिर्फ एक नेतृत्व बदलने की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि असल बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब एक और अहम बात, न्यायिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनना भी बड़ी चिंता की बात है। अगर अखबारों में रोज पुराने केस फाइलें और ईडी कार्रवाई की खबरें आना सामान्य हो जाए तो जनता में यह धारणा बनेगी कि लोकतंत्र में नियम केवल कमजोरों के लिए हैं। इससे होने वाली हानि लौटाना आसान नहीं होगा। इसलिए सीख स्पष्ट है, राजनीतिक गठबंधन, बड़ा चेहरा और अचानक हुई चालें भले ही सत्ता बदल दें, पर असली जीत तब होगी जब जनता सवाल पूछना न छोड़े, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए और वोट सिर्फ नेता के नाम पर नहीं बल्कि उसके किए और वादों पर दे। निष्कर्ष यही है, चाहे नायडू एनडीए छोड़ें या न छोड़ें, असली ताकत आपके हाथ में है, वोट और सतर्कता में। लोकतंत्र में बदलाव तेजी से आता है जब लोग जागते हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? नायडू का कदम सिर्फ राजनीतिक दिखावा है या बदलती सियासत की शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन होगा विपक्ष का आखिरी चेहरा, बीजेपी का बैकअप प्लान कितना असरदार होगा और क्या जनता सच में सत्ता बदलने के लिए तैयार है। अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि सीटों के पीछे की असली कहानियां क्या हैं, कौन से रुख तुरंत नतीजे बदल सकते हैं और कैसे छोटी छोटी चालें बड़े बदलाव ला सकती हैं। जुड़े रहिएगा, क्योंकि असली फिल्म अब शुरू होने वाली है और इस बार क्लाइमैक्स आपके वोट और आपकी आवाज पर निर्भर करेगा। जय हिंद।